हम कर रहे हैं 7वीं क्लास हमारे अतीत का जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। देखिए, हमने पढ़ा है कि विभिन्न समय पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न राज्यों का उत्थान हुआ और उन्हीं का पतन भी हुआ, और इन उठापटक के बीच कई कलाओं, दस्तकारियों, उत्पादक गतिविधियों, नई किस्मों, शहरों और गांवों में फल फूलना हुआ तो उनका पतन भी हुआ। एक लंबे अंतराल में कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन नजर आए, लेकिन ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन सभी जगह समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज थे, इसलिए उनके तरीके भी अलग अलग विकसित हुए। ठीक है, तो हम समझेंगे इस लेसन के अंदर कि किस प्रकार के समाज थे, उनके किस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन थे। देखिए, उस उपमहाद्वीप की बात करें, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था, यानी वर्ण व्यवस्था समाज के अंदर प्रचलित थी, हम जानते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए जो नियम थे वो नियम बड़े बड़े राज्यों द्वारा स्वीकार कर दिए गए, और इससे क्या हुआ, ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज और भी ज़्यादा जटिल हो गया, यानी ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था की गई थी उससे समाज के अंदर भेदभाव था, फासला था, लेकिन दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में जब श्रेणीबद्ध समाज हो गया तो वो और भी ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, इन सब से अलग अपन देखें तो दूसरे तरह के समाज भी उस समय इस उपमहाद्वीप में मौजूद थे, जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों को नहीं मानते थे। ठीक है, और ना ही वे एक असमान वर्गों में विभाजित थे। तो ऐसे समाज जो ब्राह्मणों के द्वारा विभाजित किए गए नियमों को नहीं मानते थे और न ही कर्मकांड कांडों को मानते थे, न वो असमान भागों में बंटे हुए थे, ये समाज अक्सर जनजाति कहलाए। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप ही अपनाया करते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, यानी घुमाकड़ थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर ही वो परिवारों के बीच इनका बंटवारा कर लिया करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। सामान्यतः ये जनजातियाँ जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरी दुर्गम स्थानों पर अपना निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ इनका टकराव भी होता था, लेकिन कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा यानी अलग संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने पर मजबूर कर दिया। जनजातीय लोग कौन थे? देखो, समकालीन इतिहासकारों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ठीक है, यदि कुछ अपवाद छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी अपना लिखित कोई दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन उनके समृद्ध रीति रिवाज थे, वाचिक और मौखिक उनकी परंपराएं थी, वे उनका संरक्षण करते थे और ये परंपराएं हर पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में नई पीढ़ियों को मिलती चलेगी। और आज का इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन्हीं वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करता है। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर भी नियंत्रण हो जाया करता था। जैसे हम पंजाब की बात करें, पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन उसके बाद गखर लोग पंजाब के क्षेत्रों में प्रभावशाली हो गए। यानी प्रारंभ में खोखर जनजाति पंजाब में थी, 13वीं 14वीं सदी तक, उसके बाद गखर लोग प्रभावशाली हो गए। अब गखरों का जो मुखिया था कमाल खान गखर, कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों के अधीन किए जाने से पहले, यानी जब मुल्तान और सिंध को मुगलों द्वारा अपने अधीन लाया गया, उससे पहले मुल्तान और सिंध में लंगा है और अरघुन, ठीक है, कौन कौन सी, लंगा और अरघुन, इन लोगों का प्रभाव अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था।
उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ठीक है, ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे बड़े कुलों में बंटे हुए थे। अब देखिए कुल क्या है, परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बंटे थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति थी। कहाँ? गड्डी गडरियों की जनजाति कहाँ थी? पश्चिमी हिमालय में। इस उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरीके से प्रभाव था। देखें ये नक्शा अपन देखें। ठीक है, इन नक्शे से हमें बहुत सी जानकारियों का पता चलेगा। ठीक है, जैसे अपन ये देखें, ये उत्तर पश्चिम के अंदर अपने को लास्ट में दिखाई दे रही है बलूच। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए पंजाब में गखर कोखर दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है, और मुल्तान सिंध के क्षेत्रों में ये देखिए लंगा अरगुन अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अपन जब चोल मुंडा इनकी बात करें, संतालों की बात करें तो बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के क्षेत्रों में ये जातियाँ थी। और सुदूर जब उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो अहोम, काची, नागा, खासी ये किसमें थी? सुदूर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई थी। और मध्य भारत में बात करें तो भीलों का बाहुल्य लगभग मध्य भारत के कई क्षेत्रों पर था। ठीक है, और वहीं जब हम बात करें किसकी? कर्नाटक के क्षेत्रों में, तो देखिए कोल्ली, ये यहाँ देख रहे हैं कोल्ली, काटकारीस, बेराद, ये कर्नाटक के क्षेत्रों में थी। और उधर दक्षिण की तरफ ले जाएं तो दक्षिण की तरफ जाएं तो बेतर, मारवाड़, ये दक्षिण के अंदर फैली हुई जनजातियां थी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग समय अलग अलग जातियां फैली थी। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। यानी मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक किसका आधिपत्य हो चुका था? चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के समय प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने क्या किया था? 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था और उन्हें पराजित किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल भी इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरीके से चेरों को अपने अधीन नहीं कर पाए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। यानी अकबर के समय जीत जरूर हुई थी लेकिन स्थायी नहीं रह सकी। औरंगजेब के समय इन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया, चेर सरदार शाहियों के क्षेत्र पर। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में भी रहते थे। जैसा कि नक्शे में हमने ऊपर देख भी चुके हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, बेतर, मारवाड़ ये दूसरी जनजातियाँ विशाल आबाद थीं। भीलों की बड़ी आबादी पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतियर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ठीक है, अब देखिए खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहा करते थे। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें घुमंतू लोगों के बारे में दिया गया है। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी इनको स्थानीय बाजारों पर बेचते थे। तो खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर ही निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह तक आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। ठीक है, देखिए बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ठीक है, देखिए खानाबदोश और बर्मणी समूह क्या होता है? खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपने रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह में घूमते रहते हैं।
इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और अन्य नर्तक, गायक और तमाशबीन ये भ्रमणशील समूह होते हैं। अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर चलते रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। ठीक है, तो बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। ध्यान रखिए, बंजारों का कारवां क्या कहलाता था? टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है वो बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक तो अनाज की ढुलाई के लिए किया करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बेलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। किसने लिखा है? जहांगीर ने। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई का काम भी करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बेल अनाज ढोया करते थे। अब देखिए बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले के अंग्रेज व्यापारी है पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी ने बंजारों का किस प्रकार उल्लेख किया वो देखिए। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, यानी दल से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल के अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6-7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वे ज़्यादा नहीं चलते। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी और ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। ठीक है, यानी छोटे मोटे फेरी वाले क्या बेचा करते थे? ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। चित्र दिखाया गया है, एक कांस्य मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा का है। ठीक है, अब देखिए बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता भी पड़ने लगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। यानी जो विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी थे जैसे सुनार, लोहार, बढ़ाई, राजमिस्त्री, उन लोगों को ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दी गई। ध्यान रखिए किस किस वर्ण को दी है? सुनार, लोहार, बढ़ाई, राजमिस्त्री। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। ठीक है, जाति पर विचार विमर्श। देखिए वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में, ठीक है, वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार, ठीक है, उय्याकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें वो विचार विमर्श करते हैं। वे रथकारों, यानी रथकाने कौन है? रथकार, रथ बनाने वाले। वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने इस जनजाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना आदि ये काम उन्होंने रथकारों के लिए तय कर दिए।
11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हो गया। देखिए वे थे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों से आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। यानी शासकों के रूप में राजपूत गोत्र में उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण कर लिया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का एक हिस्सा बन गई, लेकिन कुछ जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। ठीक है, यानी बहुत कम लोग थे जो शासक वर्ग का हिस्सा बन सके, बाकी छोटी जातियों में जगह बनाने में सक्षम हुए। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कौन थे? पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद पर रहने वाले लोग। ठीक है, तो वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई थी। यानी सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था थी उसको इन इलाकों में कभी स्वीकार नहीं किया गया। राज्यों की उत्पत्ति जनजातियों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण हमें नीचे दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला है एक गोंड जनजाति के बारे में। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? गोंडवाना। और वे स्थानांतरित कृषि करते थे, अर्थात जगह बदल बदल कर कृषि करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बंटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। ठीक है, राय राजा के लिए राय शब्द है। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राजे छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामे में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। यानी गढ़कटंगा जो एक गोंड राज्य था उसमें 70,000 गांव थे। इधर देखिए, स्थानांतरित कृषि के बारे में कहा जा रहा है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है और उसकी राख में फसल बो दी जाती है। जब ये ज़मीन अपनी उपजाऊपन खो देती है, उर्वरता खो देती है, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो गढ़कटंगा की बात अकबरनामा मिलती है कि वो 70,000 गाँव थे गोंडों के इसके अंदर। इस राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में बंटे हुए थे। यानी गोंड का जो क्षेत्र था वो 84 गांवों की इकाइयों में बंटा था, जिनको 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में था। यानी 84 का विभाजन किस में था? बरहोतों में, जो 12-12 गाँवों को मिलाकर बनाए जाते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमाज सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की थी और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हो गई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा, ध्यान रखें, गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली। यानी वो अपने आप को राजपूतों के रूप में मान्यता दिलाना चाहते थे। तो गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह कर लिया। ठीक है, लेकिन दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई तो रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के नाम पर शासन किया। उसके समय राज्य का विस्तार और अधिक हो गया था। 1565 में आसिफ खान, कब की बात है? 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इनका जंग पर सामना किया,
हालांकि रानी दुर्गावती की हार तो हो गई, लेकिन उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। और इस पास में दिखाया गया है एक नक्काशीदार दरवाज़ा जो गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। यानी गढ़कटंगा किसके व्यापार में प्रसिद्ध हो रहा था? हाथियों के व्यापार में। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में मिले। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष में असफल रहे। यानी गोंड जब राज्य कमज़ोर हो गया तो बाद में वो मराठों और बुंदेलों से सामना करने में असक्षम रहे। अगला पार्ट है अहोम। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे। यानी अहोम कहाँ से आए थे? म्यांमार से। उन्होंने भूइयाँ यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन कर दिया और नए राज्य की स्थापना कर ली। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 में और कोच हाजो 1523 में कुछ चूटियों और 1581 में कोच हाजो के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। किसने? अहोमों ने। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया और अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का निर्माण किया, इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते अहोमों ने उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण भी कर लिया था। ठीक है, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। कहाँ का सामना करना पड़ा? दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में अहोमों पर आक्रमण हुआ था। यानी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि गोंड राज्य था, उस पर आसफ खां के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। वहीं जब अहोमों की बात करें तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में आक्रमण अहोम राज्य पर हुआ है। अहोम राज्य ने बहादुरी से सामना किया, इसके बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो गई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। ध्यान रखें, अहोम राज्य किस पर निर्भर था? अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे लोग पाइक कहलाते, यानी जबरन काम करने वाले लोग पाइक थे। अहोम राज्य में एक जनगणना करवाई गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक यानी बेगार करने वाले भेजने पड़ते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में लगे रहते थे। ठीक है, अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके में अमल में लाए थे। यानी किन लोगों ने चावल की खेती के नए तरीकों का इस्तेमाल किया? अहोम लोगों ने। अहोम समाज कुलों में विभाजित था और ये कुल खेल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? खेल। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से ही आते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन नहीं दी जाती थी। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ठीक है, शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन इस 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हो गई और मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह हैं, ठीक है, शिव सिंह जिनका शासनकाल रहा है 1714 से 44। ठीक है, शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद हुआ। बुरंजी नामक, ठीक है,
बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया। निष्कर्ष, इस युग की हम चर्चा करते आए हैं। उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज, अब जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाज में अनुकूल बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। इसी के साथ अपना लेसन समाप्त होता है। आशा है आपको लेसन पसंद आया होगा। लेसन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।